राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यूस्किन ट्यूब के बारे में, कैसे ये वर्क करता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है और कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ईयर का। आज हम कुछ चीज को बताने से पहले आपको ये चीज बता रहे हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। जितनी भी चीजें मैंने बताया है आपको, जितनी भी चीजें मैंने बताया है उसमें से कुछ हाईलाइट पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, या यूं कहिए कि ये मास्टर सेंटेंस हैं, कीवर्ड्स हैं जो पूरे के पूरे उस टॉपिक के, उस चैप्टर के सबसे मुख्य बिंदु हैं। अगर इन 4, 5, 6 जितनी भी मुख्य बिंदु होती हैं, मुख्य लाइनें होती हैं, सिर्फ उन्हीं को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरी चैप्टर को, पूरी पेज को याद करना थोड़ा कठिन होता है, सब नहीं कर पाते हैं। तो जरूरत भी नहीं है ना कि पूरे के पूरे आप चैप्टर को याद कर लीजिए लाइन टू लाइन, ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक सरसरी निगाह डालिए और उन सेंटेंस को, वो जो मेन सेंटेंस है, मेन लाइनें हैं, उनको आप समझ लीजिए और वही 4-5 पॉइंट आप एक टॉपिक में से, एक चैप्टर में से याद रखिए। जब आपका प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये चीजें हैं, ये चीजें लिख देंगे और बीच की सेंटेंसेस तो खुद भी आदमी अपने आप से उसमें लिख डालता है। फिर एग्जामिनर समझ लेता है कि हाँ, अगर ये चीजें हैं तो ये आपको आती है, ये टॉपिक आती है। अच्छा, यही सेंटेंसेस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, वाइवा में पूछे जाते हैं, इवन पीजी स्नातकोत्तर के क्वेश्चनों में भी यही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा कि मेन ओपनर ऑफ द यूस्किन ट्यूब और डायलेटर ऑफ द यूस्किन ट्यूब, इसका मतलब आपको तुरंत मानना है कि मेन ओपनर कौन सा है तो आप तुरंत बता लेंगे, या डायलेटर, मेन डायलेटर कौन है तो आपको याद होना चाहिए कि टेंसर विलाई पैलेटिनी जो मसल्स है वो मेन ओपनर है। तो मेन ओपनर, टेंसर विलाई पैलेटिनी, ये 2 शब्द याद करना है आपका। अब दूसरे पे आता है ओस्टमान पैड्स ऑफ द फैट। ये एक फैट का कलेक्शन है यूस्किन ट्यूब की ओपनिंग की एरिया में। ये नाम कैचिंग नेम है, इसको याद रखिए। और इसका काम क्या है कि ये हेल्प करता है यूस्किन ट्यूब की क्लोज करने में। 2 चीज यही हो गया। तीसरा एक इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस लिखा है कि नर्व सप्लाई ऑफ द मेन ओपनर डायलेटर, यानी कि टेंसर विलाई पैलेटिनी की नर्व सप्लाई पूछता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए जुबान पे कि यही एक मसल्स है जिसकी सप्लाई जो होती है वो मेडुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से होती है, और बाकी जो मसल्स, 2 मसल्स होती हैं, उनकी फेरिंजियल प्लेक्सस से होती है। चौथा क्वेश्चंस, डिस्टेंस ऑफ यूस्किन ट्यूब ओपनिंग इन द नेजोफेरिंक्स इन रिलेशन टू द इंफीरियर टर्मिनेट। इंफीरियर टर्मिनेट हम और लोगों के लिए बता देते हैं कि हमारे नाक में, जब हम आप नाक को उठा करके देखते हैं तो 2 छोटे मांस गोले दिखाई देते हैं, वो इंटीरियर पार्ट होता है, उसी को इंफीरियर टर्मिनेट कहते हैं। तो जिस तरह से इंटीरियर पार्ट होता है उसी तरह से पोस्टीरियर पार्ट होता है जो नेजोफेरिंक्स की तरफ होता है। तो उनके रिलेशन में ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर समझ ले कि 1 से लेकर 1.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंफीरियर टर्मिनेट। बड़ी टिपिकल डिस्टेंस याद कर लीजिए कि कितनी डिस्टेंस पे वो होती है। 1 से लेके 1.25 सेंटीमीटर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंफीरियर टर्मिनेट से होती है। तो ये याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ यूस्किन ट्यूब इन इन्फेंट्स ऑब्लिक चाइल्ड। तो हमने बताया आपका कि यूस्किन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो एडल्ट में 36 मिलीमीटर होती है और इन्फेंट्स में या थोड़ी चाइल्ड में ये उसके आधा 18 मिलीमीटर होती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है
कि बच्चों में ये स्टिकिंग ट्यूब जो होती है ये वाइड होती है और शार्ट होती है, जैसे मैंने कि जस्ट हाफ। तो वाइड होती है, छोटा होता है, जिसकी वजह से गले का इन्फेक्शन बच्चों में ही ज्यादा कान तक पहुंच जाती है। ये बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो इसकी पॉस्चरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है तो उसको कैसे पिलाना चाहिए। अगर वो लिटा के पिलाती है या अपने बगल में लिटा के बच्चे को दूध पिलाती है बिस्तर पे, तो वही तो ट्यूब उसकी जो है उसकी लेंथ वैसे ही छोटी है और चौड़ी है। तो दूध जो पीता है तो थोड़ा दूध जो है वो पेट में जाता है, थोड़ा दूध उसी ट्यूब से कान में चला जाता है और उस कान में इन्फेक्शन शुरू कर देता है और पता ही नहीं लगता है माँ को कि ऐसा क्यों हुआ। और कुछ ही दिनों में, 1 ही 2 दिनों में बच्चा में इन्फेक्शन हो जाता है, रोने लगता है, बच्चा फीडिंग को रिफ्यूज करता है, खाने से रिफ्यूज करता है, माँ को पता ही नहीं लगता है। वो बच्चे को कभी पीडियाट्रिशियन के पास पहुंचेगा, कभी फिजिशियन के पास पहुंचेगा और अल्टीमेटली 3 से 4 दिन के अंदर उसका कान बहने लगता है, बुखार आ जाता है, थोड़ा बहुत बहने लगता है। जब कान बहने लगता है तब माँ को पता लगता है कि ओहो, न पेट दर्द कर रहा था और न ही कुछ और था, ये तो कान की वजह से हो रहा था। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि पीडियाट्रिशियन भी हमारे ज्यादातर पहले पेट की दवा दे देते हैं और दवा दे देते हैं, लेकिन कान पे ध्यान नहीं जाता है। तो कान जब बहने लगता है तब पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बताता है कि आप ENT वाले को दिखाइए। तो सबसे पहले तो माँ को ही ये जानना चाहिए कि हम बच्चे को, छोटे बच्चे को जब भी दूध पिलावें, कुछ खाना खिलावें, तो उसको गोदी में लेटा के बैठा करके दूध पिलावें। भले ही वो रात को आपको 12 बजे में भी उठना पड़े माँ को, तो बच्चे के लिए उठा करके बैठ करके और थोड़ा सा सर को, हेड को अप करके उसको दूध पिलाना चाहिए। न कि लेटे पोजीशन में, करवट में माँ लेटी हुई है और करवट में बच्चा भी लेटा हुआ है, तो उसमें ही सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं बच्चों के कान में। तो ये माँ के लिए या और भी बहनों माताओं के लिए जो छोटे बच्चे उनके हैं, वो दूध कैसे पिलाना चाहिए, उसकी ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्यूब अगर प्रॉब्लम कर देता है, अगर ये बंद कर दिया, इन्फेक्शन की वजह से हो चाहे किसी की वजह से है, तो हमारे कान में क्या तकलीफ होगी, क्या क्या महसूस होने लगेगा, जिसकी वजह से लगेगा कि कान में कुछ तकलीफ है। तो सबसे पहले कान में क्या होगा कि कान उसका भारी हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कान जो है वो कनवा जो है वो बिल्कुल बंद हो गया भाई। और वो बार बार कान को ऐसे से खींचेगा, ऐसे से करेगा, तो समझ लीजिए कि उसके कान में स्टिकिंग ट्यूब की प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। उसके बाद थोड़ा और चढ़ेगा तो तमाम किस्म की एबनॉर्मल साउंड जो होती है उसके कान में, जैसे टिनिटस, मेडिकल लैंग्वेज में उसको टिनिटस कहते हैं, एबनॉर्मल साउंड, जैसे ट्रेन जैसी आवाज चलने वाली, तूफान की आवाज चलने लगी, बबलिंग की आवाज चलने लगी, पंपिंग की आवाज चलने लगेगी, कुछ ना कुछ उसकी अजीब सी उसके कान में आवाज आने लगेगा उसकी वजह से, ये भी समझ लीजिए। तीसरी चीज, दर्द होने लगेगा, और दर्द तो कभी कभी इतनी ज्यादा होने लगती है कि कभी कभी वो पर्दा से फट जाता है, हेमरेज होने लगता है, ब्लड आने लगता है, और सुनाई तो कम देने ही लगता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम जो होता है, बार बार जब स्टिकिंग ट्यूब की बाकी होंगी तो पेशेंट बार बार अपने नाक को कुछ ना कुछ आगे हवा निकालता है, कुछ करता है, बार बार कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ डाल देगा, कुछ नहीं मिलेगा तो तेल ही डाल देगा, जो कि और नुकसान करता है। तो ये 4-5 चीजें जो है आपको महसूस होने लगेंगी, जिसकी वजह से कान हमारा बंद है या स्टिकिंग ट्यूब नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर। और आपको अब ये महसूस हो जाए कि हमारी स्टिकिंग ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, कैसे ये चीजें जो है आपको रिलीफ देंगी। तो इसको रिलीफ देने के लिए इमीडिएटली आपको कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज में बता रहा हूं, उसको आप करें। जैसे आप ध्यान से देखें, अगर स्टिकिंग ट्यूब की प्रॉब्लम है तो बार बार देखिए, आप कान को बार बार थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, बार बार स्ट्रेच करिए, इस ईयर को पकड़ करके आप रोटेट भी करिए, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ आप करिए। इस पूरी यहाँ पे फिंगर लगा करके रोटेट करते रहिए, ये कुछ कर सकते हैं।
कुछ नहीं तो अपने जबड़े को मूवमेंट करें, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे रोटेट करिए, फिर आगे पीछे, इस तरह से आप करिए। ये हेल्प करता है ओपनिंग में। अगर बहुत एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, मतलब अगर आपको सर्दी जुकाम कोल्ड नहीं है, तो फिर आप एक हमारे यहाँ वालसल्वा मैनुअल कहते हैं, बच्चों को बताते हैं, छात्रों को मालूम भी होगा। इस वालसल्वा मैनुअल का प्रयोग करें। इसमें क्या करते हैं कि नाक को दबा देते हैं, वो बंद करते हैं और हवा पॉजिटिव प्रेशर भरते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि जैसे पॉजिटिव प्रेशर भरते हैं तो वो प्रेशर उस ट्यूब के थ्रू जाता है मिडिल ईयर में और उसको खोलने का प्रयास करता है और कानों के पर्दों पे दबाव पड़ता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरा कुछ नहीं, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप एक गिलास पानी ले लीजिए, जैसे मैंने ये पानी है, इस पानी को नाक बंद करके आप ऐसे पीजिए। आप जैसे आप पिएंगे आप खुद ही देखेंगे कि पर्दा हमारा कुछ न कुछ हिल रहा है, बोल रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में टॉइनबी मैनुअल। ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा आप देखिए, कुछ नहीं तो आप यहाँ पे मसाज करते रहिए, कुछ नहीं, यहाँ मसाज करिए, सर पे मसाज करिए, सर पे मसाज करिए, करते रहिए इसको। यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में, यहाँ कान के पास मसाज करिए, मसाज करिए, यहाँ दोनों तरफ जिधर प्रॉब्लम है वैसे वैसे मसाज करते रहिए। और 2 मैनुअल जो मैंने बताया है उसको करिए, ये बहुत फायदा देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मसाज जब ये करते हैं यहाँ पे तो माइग्रेन के हेडेक में भी फायदा करता है। अल्टीमेटली ये अगर आपको रिलीफ दे देता है तो आप ठीक हैं, और अगर आपको नहीं मिल पाता रिलीफ, सब कुछ ट्राई कर लिए फिर भी कान का टीटस साए साए आवाज या पंपिंग आवाज या बबलिंग आवाज उसमें आ रही है, कान भारी लग रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, तो फिर अल्टीमेटली आपको अपने नियरेस्ट ईएनटी डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ और भी प्रॉब्लम आपके कान में होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, और भी यूस्ट्रिगियन ट्यूब के टेस्ट करने की और भी तरीके हैं, जैसे यूस्ट्रिगियन ट्यूब कैथेटराइजेशन होता है, पोलिटराइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी मैं बताता हूँ, किसी ओल्डर केस में देखिए, या बहुत कैकेक्टिक मतलब बहुत दुबला पतला, कई दिनों से उसको खाना नहीं मिला है, तो उसमें ये ट्यूब जो होती है वो नॉर्मल साइज से भी थिन हो जाती है और ये ट्यूब पेटेंट हो जाती है। मतलब एक पाइप जैसे हमेशा नॉर्मली तो ये क्लोज रहती है, पोटेंशियल स्पेस है इसमें, लेकिन कैटेक्टिक पेशेंट में, मैलनरिश पेशेंट में, ओल्डर पेशेंट में ये एक पूरा के पूरा विंड पाइप जैसे बनी रहती है। तो ऐसे में जब ये विंड पाइप बनी रहती है, रूप में होती है ये, तो अपने ही आवाज क्या होता है कि कान में गूंजने लगता है। जो हम बोलते हैं वो आवाज कान में चली जाती है और उसको बोलते हैं ऑटोफोनी, माने अपने ही आवाज गूंजने लगती है। तो ये सारी चीजें आज मैंने आपको यूस्ट्रिगियन ट्यूब के बारे में बताया। दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप की सेंटेंस को देखिए, की वर्ड्स को देखिए, पूरी चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं है। आप हाइलाइटर करिए, इन चीजों को याद रखिए, 4-5 चीजों को, लाइनों को, और पूरा का पूरा आप टॉपिक लिख देंगे अपने एग्जाम में, पूरा का पूरा एग्जाम चैप्टर पढ़ लेंगे, याद आ जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको कि किसी भी सीरियस छात्र कोई है तो वो अपने साथ गिने चुने दोस्तों की संख्या होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जिनके पास दोस्त होंगे उनका रास्ता वो रोकेंगे पढ़ने में। तो ध्यान रहे, दोस्तों की संख्या सीमित हो, और की सेंटेंस, की वर्ड्स को आप ध्यान दें जब भी पढ़ें। आपका लर्निंग फेज, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा, रियली बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, नमस्ते।